हेलो एवरीवन, आज हम लोग को जैसे कि पढ़ना क्या जर्नल एंट्री। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। हम लोगों ने गोल्डन रूल पढ़ लिया है, डायमंड रूल पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है और रूल्स को कैसे अप्लाई करना है, कैसे हम लोग डेबिट क्रेडिट फाइंड आउट करते हैं, इसको भी हम लोगों ने समझ लिया था। तो ये था हम लोग का गोल्डन रूल। ट्रेडिशनल मॉडर्न दोनों क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। ठीक, फिर गोल्डन रूल क्या होता है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न रूल्स भी हम लोगों ने समझ लिए थे। एंड हाउ टू अप्लाई गोल्डन रूल ड्यूरिंग द जनरल एंट्री। जनरल एंट्री करते समय हम किस तरह से गोल्डन रूल को अप्लाई करेंगे, ये भी हम लोगों ने समझ लिया है। तो हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, इलस्ट्रेशन भी सॉल्व किया था हम लोगों ने कल। तो ये हो गया। आज हम लोग को देखो क्या पढ़ना है बेसिकली। आप अब हम लोग उस स्टेज पे आ गए हैं कि हम लोग फर्स्ट स्टेप, यानी कि अगर हम कहें अकाउंटिंग का, तो दैट इज जर्नल एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, हम लोगों ने क्या चीज़ सीख लिया, आइडेंटिफाइंग सीख लिया। ओके, आइडेंटिफाइंग के बाद याद है क्या होता था, मेजरिंग। ओके, मेजरिंग भी सीख लिया। ओके, अब हम लोग सबसे पहले स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग याद है जिस बुक में करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। जर्नल या फिर डे बुक। ठीक है, तो आज सबसे पहला स्टेप हम लोग करेंगे, ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे, जर्नल में। ठीक है ना। नाउ व्हाट इज जर्नल, जर्नल होता क्या है, इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में पहले समझते हैं। इट इज द फर्स्ट बुक वेयर ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। ठीक है ना, यानी कि वो ये पहला ऐसा बुक होता है जहाँ पे हम लोग ट्रांजैक्शन को सबसे पहले क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इट इज द फर्स्ट बुक वेयर वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन या वेयर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। क्लियर, समझ गए। तो ये बहुत ही सिंपल सा है। और आपको मैं बता दूं, जर्नल को एक एविडेंस भी माना जाता है, प्रूफ भी माना जाता है। कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग जर्नल शो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। द फर्स्ट बुक इन विच द ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस यूनिट इज रिकॉर्डेड इज कॉल्ड जर्नल। यहाँ पे भी वही बात कहा है, ये पहली बुक होती है जहाँ पे हम ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। हियर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इज रिकॉर्डेड इन ऑर्डर इन विच दे ऑक्यर। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को उसी ऑर्डर में रिकॉर्ड करें जिस ऑर्डर में वो हो रहे हैं। That means chronological order. Now, what is the meaning of chronological order? Chronological order means you can say in series. Okay, सीरियल वाइज होना चाहिए। सीरियल वाइज मतलब फर्स्ट डे में जो ट्रांजेक्शन होगा उसको पहले नोट करेंगे, सेकेंड डे में जो ट्रांजेक्शन उसको नेक्स्ट डे नोट करेंगे। मतलब ये सीरियल वाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 तारीख की एंट्री पहले लिख दें फिर 1 तारीख की एंट्री उसके बाद हम नोट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। ईच रिकॉर्डेड इन अ जर्नल इज कॉल्ड एंट्री। ओके, जो भी हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लोग एंट्री बोलेंगे। ठीक है ना, तो इन सब बातों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गुड मॉर्निंग मैम। एज जर्नल इज द फर्स्ट बुक इन विच एंट्रीज आर रिकॉर्डेड। ओके, यही हम लोग ने अभी लिखा है। इट इज ऑल्सो नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बिल्कुल सही है, इसको हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ पे सबसे पहले एंट्री को क्या किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे स्पेसिमेन ऑफ जर्नल की। जर्नल का क्या एक स्पेसिमेन देखते हैं, एक नमूना देखते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे टॉप पे तो लिख देते हैं, मान लो XYZ कंपनी है, वो अपने यहाँ अगर बुक्स में जर्नल एंट्री नोट कर रही है तो सबसे पहले तो लिखेगा इन द बुक्स ऑफ XYZ कंपनी। याद है मैंने आपको बताया था, हम बुक के अंदर हम कभी भी ना बिजनेसमैन का नाम लिखते हैं ना बिजनेस का नाम लिखते। क्यों बिजनेसमैन का नाम नहीं लिखते, क्योंकि आपको पता है बिजनेसमैन की जगह हम 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक होता है कैपिटल, एक होता है ड्राइंग। जब वो लगा रहा होता है बिजनेस में तो कैपिटल का शब्द का यूज करिएगा, और अगर निकाल रहा है, विड्रॉ कर रहा है तो ड्राइंग शब्द का प्रयोग करिएगा। मीन्स हम लोग कभी भी बिजनेसमैन का नाम नहीं लिखते। सवाल उठता है बिजनेस का नाम क्यों नहीं लिखते, क्योंकि सबसे ऊपर ही हम लोग बुक के टॉप पे ही हम लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ XYZ कंपनी, यानी सारी एंट्रीज तो XYZ ही की बुक में हो रही है, तो अब अंदर कहीं XYZ का नाम लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये देखो जर्नल का फॉर्मेट है, बहुत प्यारा सा फॉर्मेट बना हुआ है। इसमें 5 है कॉलम। कितने कॉलम होते हैं, ध्यान रहे, 5 कॉलम होते हैं। ठीक है, सबसे पहला कॉलम देखिए किस चीज का होता है, सबसे पहला कॉलम होता है डेट का।
ओके, जहाँ पे जिस डेट का ट्रांजेक्शन होगा वो डेट लिखा जाएगा, डेट, मंथ, ईयर सब लिखते हैं हम प्रॉपरली। और हम लोग बात करें पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में यहाँ हम बताएंगे वो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली कौन अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। और लास्ट में हम लोग ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग नरेशन लिखते हैं। नरेशन मतलब जो हम लोगों ने एंट्री किया है वो किस बात का किया है। हमने जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी पेड किया तो बीइंग सैलरी पेड, अगर हमने गुड्स खरीदा है तो बीइंग गुड्स परचेज, तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। और नरेशन जब भी लिखते हैं तो बीइंग शब्द पहले हम लोग को अटैच करना होता है। और फिर देखो एल एफ होता है लेजर फोलियो नंबर। ये आगे हम लोग जर्नल के बाद हम लोग लेजर बनाते हैं, तो लेजर में किस पेज पे कौन सा अकाउंट नंबर है, कौन सा अकाउंट की डिटेल बनाई गई है, यानी किस लेजर लेजर के किस पेज पे। अगर मान लो यहाँ पे अमित अकाउंट डेबिट हुआ है, सॉरी अमित कह रहा हूँ, मशीन अकाउंट डेबिट अगर हुआ है तो लेजर बुक में मशीन का खाता किस पेज नंबर पे है, तो पेज नंबर यहाँ लिखा जाता है। यानी कि लेजर फोलियो किस तरह से काम करता है, एकदम इंडेक्स की तरह। जैसे आप लोग की कॉपी में या बुक्स में तो खासकर शुरुआत में इंडेक्स बना होता है कि कौन सा चैप्टर किस पेज पे है। ओके, वैसे ही यहाँ पे लेजर फोलियो इज यूज फॉर इंडेक्स पर्पज। डेबिट अमाउंट फिर होता है क्रेडिट अमाउंट। जो डेबिट वाला अकाउंट है उसका अमाउंट डेबिट कॉलम में हम लिखेंगे, जो क्रेडिट वाला अकाउंट है उसका अमाउंट हम लोग क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में लिखते हैं। तो ये फॉर्मेट होता है जो हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब हम लोग बात करेंगे ईच एंट्री इन अ जर्नल नॉर्मली कंटेन द फॉलोइंग 6 पार्ट। तो जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, कितने पार्ट यहाँ पे होते हैं, कॉलम तो 5 होते हैं, लेकिन कहता है कि 6 पार्ट हम लोग देखते हैं। सबसे पहला डेट हो गया, फिर टाइटल ऑफ अकाउंट डेबिट एंड टाइटल ऑफ अकाउंट क्रेडिट। डेबिट किसको दिखाना है, क्रेडिट किसको दिखाना है, फिर नरेशन भी मेंशन करना पड़ता है, फिर अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जनरल फॉर्मेट के कितने मेन जो कंटेंट होते हैं जो हम दिखाते हैं वो कितने हैं, 6। हालांकि यहाँ पे एक चीज को छोड़ा गया है, लेजर फोलियो को। ठीक है, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग करते हैं, दैट मीन्स कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, तब लेजर फोलियो का कोई खास मायने नहीं रहता। ठीक है, लेकिन मैनुअल अकाउंटिंग में लेजर फोलियो का बहुत मायने रखता है। ठीक है, सपोज यू आर द अकाउंटेंट ऑफ मिस्टर्स सनी मिक्स लिमिटेड एंड यू गेट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा है कि मान लीजिए आप क्या हो, आप अकाउंटेंट हो मिस्टर सनी मिक्स लिमिटेड के, यू गेट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, और आपको ये डॉक्यूमेंट मिलता है। तो ये देखिए किसका है, पहले ये वाउचर जो आपके सामने दिख रहा है, ये वाउचर है किसका, ये वाउचर है सुनंदा प्रिंटर्स एंड स्टेशनरी का। सुनंदा प्रिंटर्स एंड स्टेशनरी। ओके, तो इनका ये क्या है, ये बिल है, वाउचर है, अशोक विहार दिल्ली का। ठीक है, उनका एड्रेस है, ठीक है, इनवॉइस बना हुआ है, बायर कैश हम खरीद रहे हैं। अब ये वाउचर है, जाहिर सी बात है हमारी में सर सनी मिक्स में हम अकाउंटेंट है तो यहाँ सनी मिक्स का कहीं नाम तो दिया नहीं है, बात समझे, बल्कि किसका है, सनंदा का। यानी सनंदा प्रिंटर एंड स्टेशनरी से हमें बिल कब मिलेगा, जब हमने उससे कुछ परचेजिंग किया होगा, तब उसने अपना बिल बना के दिया होगा। और वो भी देखो हमने कैश से पेमेंट किया, हम तुरंत हमने कैश हमने खरीदा है, हमने उधार नहीं लिया है, हमने नगद दे करके सामान लिया है। तो इनवॉइस हमने 10 क्वांटिटी पेन पेपर स्टेपलर ये सब हम लोगों ने लिया है, 2325 रुपए का। ओके, अमाउंट यहाँ वर्ड्स में भी लिखा हुआ है। ओके, बाकी यहाँ पे उनका सिग्नेचर है, जो भी है सनंदा बुक्स स्टॉल पे अथॉराइज सिग्नेचर ही। अब यानी कि इस ट्रांजेक्शन को देख के हमको ये समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने स्टेशनरी खरीदी है। स्टेशनरी कितने का खरीदा है, 2325 का। तो हम लोग सिंपली एंट्री इसको कर सकते हैं। अब इसकी एंट्री देखो किस तरह से होगा, इन द बुक्स ऑफ सनी मिक्स लिमिटेड। तो स्टेशनरी हमने परचेज किया ना 2 जनवरी 2014। देखो ये वाउचर किस डेट का है, तो डेट देख लो, 2 जनवरी 2014 है, तो 2 जनवरी 2014 या 2014 जनवरी 2। इस फॉर्मेट में भी हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब स्टेशनरी हमारे लिए है क्या, हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। स्टेशनरी ना तो गुड्स है ना तो इसको फिक्स्ड एसेट बोल सकते हैं। स्टेशनरी क्या होता है, ये हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस की तरह होता है, तो इसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे। और एक्सपेंस डेबिट होता है, और कैश क्या हो रहा है, कैश आ रहा है कि जा रहा है, तो कैश जा रहा है तो सब कैश क्रेडिट हो गया। बीइंग स्टेशनरी परचेज बाय कैश वाइड इनवाइस नंबर दिस वन, तो यहाँ पे हमने इनवाइस नंबर मेंशन कर दिया। ओके, इनवाइस नंबर से हम लोग देख सकते हैं। तो ध्यान रखना, अगर बिजनेसमैन को देखना होगा जनरल एंट्री देख के वो समझ जाएगा क्या स्टेशनरी खरीदी गई है।
मतलब कितने की स्टेशनरी खरीदी गई, अकाउंटिंग को बस इतने से मतलब है। लेकिन अगर वो जानना चाहता है कि स्टेशनरी में ये 2325 से क्या क्या चीजें खरीदी है, तब इसके लिए उसे वाउचर देखना पड़ेगा, ये वाउचर उसकी हेल्प करेगा। यानी कि इस एंट्री जो हमने किया है स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ है यही क्या, ये वाउचर। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने कंसेप्ट में पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट होता है। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी बैक्ड बाय इट्स प्रूफ। किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते जब हम हैं तो उसके पीछे उसका प्रूफ होना चाहिए, और अगर प्रूफ नहीं है तो हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक, तो स्टेशनरी का ये प्रूफ है, क्या प्रूफ है, ये वाउचर, ये बिल। एट फर्स्ट यू हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन जर्नल एज बिलो। ठीक है, यहाँ पे दिखाएं द बुक्स ऑफ सनी सर, दोबारा ये एंट्री कर दी गई, वही सेम चीज है। अब देखिए, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज दस रिकॉर्डेड फर्स्ट। ठीक है ना, सबसे पहले लिखा जाता है इन जर्नल ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट लाइक वाउचर, परचेज बिल्स, सेल्स बिल्स, चेक्स। यानी यहाँ पे आप लोग इतना तो बात समझ गए होंगे कि जर्नल में हम कोई भी ट्रांजेक्शन को जब रिकॉर्ड करते हैं तो वो किस बेसिस पे करते हैं, किस आधार पे करते हैं, तो वो उसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट जस्ट लाइक अ वाउचर, परचेज बिल, सेल्स बिल, चेक। अब जैसे मान लो मैंने टेलीफोन का बिल जमा किया, तो टेलीफोन का बिल जब जमा करते हैं उसका जब रिसिप्ट मिलेगा ना आपको, या बिल मिल रहा है, या फिर कह लो क्या, इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा करते हैं, तो बिल जो है वही तो प्रूफ है, वही तो सोर्स डॉक्यूमेंट है। बात समझे कि नहीं समझे? अब क्या है, नाउ वी विल डिस्कस few important journal entries in the books of business unit। अच्छा, नॉर्मली हम लोग कभी किसी दुकान पे जाते, कोई सामान खरीदते हैं, तो हम लोग नॉर्मली जाते हैं, पैसा देते हैं, सामान लेते हैं और फिर घर चले आते हैं। हम लोग वाउचर यानी बिल जल्दी लेते नहीं है। जबकि हम कंपनीज की बात करते हैं, कंपनीज में हर एक ट्रांजेक्शन का आपको वाउचर चाहिए चाहिए। अगर आपने गया, आपने उसके लिए कुछ भी सामान खरीदा, छोटा से छोटा सामान, अगर आपको उसको अपने खर्चे में दिखाना है बुक्स में, तो आपको उसका बिल लेना पड़ेगा। बात समझिए, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए ना, जैसे आप बड़े किसी मॉल में जाते हो जब, ओके, स्पेंसर में, बिग बाजार में, वहां पे अगर एक चॉकलेट भी खरीदते हो ना तो भी बिल बनता है। लेकिन वही चॉकलेट जब हम अपनी किराने की दुकान, अपनी कॉलोनी की शॉप से लेते हैं, तो वहां बिल हम नहीं मांगते। लेकिन बिग बाजार वाला क्या करता है, वो एक चॉकलेट का भी बिल बना के आपको देता है। बात समझे, हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है, और हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय उसका वाउचर बनना चाहिए, वो प्रूफ होता है। ठीक है, अब सवाल उठता है, अब यहीं पे जब मैंने आपसे इतनी बात कही, तो यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर उठना चाहिए। चलिए, वो क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं उठाया तो मैं उठा देता हूँ। तो सर जी, वो क्वेश्चन क्या होगा? वो क्वेश्चन होगा कि सर कभी कभी कुछ स्मॉल पेमेंट्स होते हैं या कुछ स्मॉल एक्सपेंस होते हैं, उसका कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं जिनका कोई वाउचर नहीं होता है, नो वाउचर। तो सर उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? जैसे सवाल उठता, सर ऐसे कौन से खर्चे होंगे जिनका वाउचर ही नहीं बन सकता या नहीं बनता है? जैसे फॉर एग्जांपल, बड़े बड़े ऑफिसेज में जाओगे, बड़े बड़े बिजनेसेस में जाओगे, तो सबसे छोटी खर्चा होता है क्या, टी एक्सपेंसेस। चाय आता है ना, चाय बाहर से आता है, पता चलता है किसी ढाबे से। अब मान लो मेरा ही मान लो ऑफिस है, अब मैं चौधरी से तो चाय नहीं ना मंगवाऊंगा, चौधरी स्वीट से वहां से चाय तो 25 रुपए की एक चाय होती है उसकी, है ना, विद जीएसटी। तो अब जाहिर सी बात है, वहां से मंगाऊंगा तब तो बिल मिलेगा मुझे बकायदा, वाउचर। लेकिन किसी भी ऑफिस में ऐसी जगह से चाय नहीं आती है नॉर्मली, है ना, बहुत बड़ा हो गया तो बात की बात है। तो उस केस में क्या होता है, एक बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, बैंकों में चाय बाहर के ढाबे से आती है ना, छोटे छोटे जो नुक्कड़ होते हैं वहां से चाय आती है। तो वो जो चाय वाला होता है ना, वो कागज पे सिर्फ लिख करके दे देता है, इतनी चाय इतना ये। बात समझे? तो वो स्लिप ही प्रूफ मान ली जाती है, वो वाउचर कोई प्रॉपर वाउचर नहीं है। बट उस स्लिप को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लिप, वो स्लिप ही क्या मान ली जाती है, वाउचर की तरह ट्रीट कर लिया जाता है। अदरवाइज सर, चलिए सर, टी इस पे एक्सपेंस में तो आपने बोल दिया सर, स्लिप, स्लिप को ही वाउचर मान लिया जाएगा। लेकिन सर और भी कई ऐसे खर्चे होते हैं जिनका कोई बिल नहीं बनता, जस्ट लाइक कोई फेयर। अब जैसे मैंने अपने प्यून को कहा, जाओ ये फाइल बेतेहाता में जाके पहुंचा दो, और उसको मैंने दिया, मैंने 50 रुपए आने जाने का भाड़ा। अब जाहिर सी बात है, टेम्पू टैक्सी से जाएगा, वहां से भाड़ा वाड़ा लगेगा। तो अब जाहिर सी बात है, उस भाड़े के लिए टेम्पू वाला तो रसीद तो काट के देगा नहीं, रिक्शा वाला उसको प्रूफ वाउचर तो देगा नहीं। अब कंपनी ने तो 50 रुपए खर्चे में दिखाया, सर इसका प्रूफ कहाँ है, इसका वाउचर किधर है?
तो ऐसे केस में आपको बता दूं, ऐसे केस में कंपनी के पास अथॉरिटी होती है सेल्फ वाउचर या फिर कह लो सेल्फ रिसीट्स काटने की। बात समझे? तो सेल्फ रिसीट्स वो काट सकता है, उसकी एक लिमिट होती है 50 रुपए या 100 रुपए, उतने तक वो सेल्फ रिसीट्स काट सकता है। ओके, सेल्फ वाउचर काट सकता है, यानी कंपनी खुद ही वाउचर बना सकती है, लेकिन बनाना पड़ेगा, वाउचर्स तैयार करने पड़ेंगे। ये बात सबको समझ में आई समीक्षा? यस सर, यस सर। चलिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज था ये जानना। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसकी? नाउ we will discuss few important journal entries in the books of business unit। अब कुछ important journal entries है जो हम लोग को समझना होगा। जस्ट लाइक सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसकी? इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। अगर कोई बिजनेसमैन है, वो अगर अपने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी एंट्री क्या होती है? हालांकि ये एंट्री हम लोग पहले ही कर चुके हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 ऑन 1 जनवरी 2014। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान रहे हम लोग बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं। तो बिजनेस में कैश क्या हो रही है? आ रही है। तो कैश आ रही है, कम सीन है, तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कैश इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, सो डेबिट करेंगे। और देने वाला कौन है? बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन की जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं? टू कैपिटल। गिवर क्रेडिट करते हैं तो गिवर का नाम नहीं बल्कि कैपिटल वर्ड का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं एक दो और ट्रांजेक्शन में आपको बता दे रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, यानी कि हम लोग बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल का, ये पहला टॉपिक था हमारा। तो इसमें पहला तो बहुत सिंपल सा था, अभी अभी आप लोगों ने देखा इन बुक में, अभी भी देख लिया ना आपने कि बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसमें, सेकंड नंबर, कि मान लो मिस्टर रोहित स्टार्ट हिज बिजनेस विद कैश। ठीक है, विद कैश 1 लाख रुपीज। ओके, फिर यहाँ पे हो सकता है फर्नीचर भी हो, फर्नीचर रुपीज। ठीक है ना, इसको 2 लाख ले लेते हैं। एंड मशीनरी रुपीज कितना मान लेते हैं? 3 लाख रुपीज, सॉरी 2 लाख, ये भी। तो 2 लाख रुपए मशीनरी, 2 लाख का लगाया, 2 लाख का फर्नीचर, 1 लाख कैश लगा करके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं रोड। अब एंट्री क्या होगी? तो ध्यान रखिएगा बिजनेस में कितनी चीजें आ रही हैं, ये भी कैश भी एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है, मशीनरी भी एसेट है। तो ये 3 एसेट्स बिजनेस में क्या हो रही हैं? आ रही हैं। कम से न, तो आपको पता है तीनों को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने अमाउंट से? ठीक है, फिर क्या करेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से? फिर मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? और 2 क्या हो जाएगा? कैपिटल। ये सब लोग को समझ में आ गया? कितने से पूरा ऐड करके मैंने 5 लाख लिखा। ठीक है ना, अब इस एंट्री को कहते क्या है? इस तरह की एंट्री तो अभी तक हमने देखा नहीं था। अभी तक तो हम लोगों ने देखा था एक अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है, बट यहाँ पे देखिए 3 अकाउंट डेबिट किया गया और 1 अकाउंट क्रेडिट है। जब भी कभी ऐसा कभी भी देखने को मिल जाए आपको, जब 2 डेबिट 1 क्रेडिट हो या 2 क्रेडिट 1 डेबिट हो, दिस टाइप्स ऑफ एंट्री इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। इसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड एंट्री। यानी जब 1 डेबिट 1 क्रेडिट हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान रहे, उसको हम लोग सिंपल एंट्री कहते हैं। और जब मल्टीपल डेबिट या मल्टीपल क्रेडिट मिले तो समझ जाना वो क्या है, उसको हम लोग कंपाउंड एंट्री कहते हैं। अब सवाल उठता है सर ये कंपाउंड एंट्री क्या होता है? कंपाउंड एंट्री जब हम लोग 2 या 2 से अधिक एंट्रीज को कंबाइंड करते हैं, मिलाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड एंट्री। चाहते तो हम इन सब की एंट्री क्या कर सकते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1 लाख, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 2 लाख,
मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 2 लाख, इस तरह से 3 एंट्री कर सकते थे। तो हमने 3 एंट्री ना करके एक सिंगल एंट्री में उसको कंबाइन कर दिया। ओके, तीनों एंट्री में क्रेडिट वाली चीज कॉमन थी, तो कैपिटल मैंने कॉमन कर लिया और तीनों को डेबिट को अलग अलग लिख दिया और कैपिटल में टोटल अमाउंट भर दिया। फाइनली देखो डेबिट की तरफ का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल, दोनों तरफ का टोटल क्या है, फाइनली इक्वल होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। अब सॉल्व था सर कंपाउंड एंट्री के बारे में भी थोड़ा सा बता दें। कंपाउंड एंट्री तभी आप करेंगे जब 2 शर्तें कंप्लीट होंगी, है ना। 2 शर्तें सर कौन सी, पहली शर्त ट्रांजेक्शन क्या होना चाहिए, सेम डे होना चाहिए, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर होना चाहिए डेबिट या क्रेडिट में कोई ना कोई चीज कॉमन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कॉमन अगर नहीं होगा, कॉमन थिंग होना चाहिए डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड में, और अगर कॉमन नहीं होगा तो आप कंबाइन कर ही नहीं सकते। आप डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के टोटल, पहला नंबर उसने मिस्टर रोहित ने आज अगर 1 तारीख है तो 1 तारीख को ही कैश भी लगाया, 1 तारीख को फर्नीचर भी लगाया, 1 तारीख को ही मशीन लगाया है। ओके, दूसरा नंबर क्रेडिट में कॉमन क्या चीज थी, कैपिटल, इसलिए हमने कंबाइंड किया। लेकिन अगर मान लीजिए 1 तारीख को इसने कैश लगाया होता, 2 तारीख को इसने या 10 तारीख को इसने फर्नीचर लगाया होता, 15 तारीख को इसने मशीनरी लगाई होती, तब हम चाह के भी कंबाइन नहीं कर सकते थे, तब हमें अलग अलग ही करना पड़ता है एंट्रीज को। ये समझ में आ गया सब लोग को। तो कंपाउंड एंट्री करने के लिए 2 शर्तें कंप्लीट होनी चाहिए। पहला नंबर, द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन शुड बी द सेम एंड इन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड देयर इज समथिंग इज कॉमन, कुछ ना कुछ चीज क्या होना चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। तो ये हो गया। तो सिंपल एंट्री, कंपाउंड एंट्री भी आपको समझ में आ गई इसी बहाने। अब एक और तरह का एग्जांपल होता है बिजनेस स्टार्ट करने में। सपोज करो मिस्टर रोहित स्टार्ट हिज बिजनेस, ठीक है ना, with rupees 5 lakh after taking a personal loan। बात समझे कि नहीं समझे, नहीं मिस्टर रोहित ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है ना, कितने से, 5 लाख रुपए आफ्टर टेकिंग अ पर्सनल लोन। तो इसने लोन लेकर के 5 लाख से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। अब बता सकते हैं 5 लाख रुपए लोन लेकर के इसने बिजनेस स्टार्ट किया है तो एंट्री क्या होगी, कोई बता सकता है। बैंक बैंक ऑन ठीक है, डेबिट टू बैंक अकाउंट भी लिख कैपिटल। सकते हैं, कैश की जगह बैंक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। बैंक अकाउंट क्या, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ही होगा। कैपिटल अकाउंट। लोन उनसे कोई लेना देना नहीं, क्यों लोन से नहीं लेना देना है बिजनेस को, क्योंकि ये लोन लिया किसने, रोहित ने लिया है। तो रोहित देखो पैसा जहां से भी ला के देगा फाइनली उसको हम कैपिटल ही कहेंगे, चाहे वो अपने घर से दे, चाहे वो उधार मांग के दे, चाहे वो किसी के घर में डाका डाल के दे, घूम फिर के रोहित दे रहा है पैसा। रोहित इज अ ओनर, सो ओनर जब भी पैसा देता लगाता है उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। अब देखो यहाँ पे साफ साफ दिया पीएल, पर्सनल लोन है, यानी उसने अपने नाम पे लोन लिया, बिजनेस के नाम पे लोन अभी नहीं मिला उसे। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब सवाल उठता है सर बिजनेस का नाम पे अगर लोन होता तो क्या एंट्री होती, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन होता। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन होता, क्योंकि लोन पे बेसिस पे बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। रोहित ने अपने जेब से कुछ दिया ही नहीं, और अपने जेब से अगर कुछ देता तो कैपिटल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए माइंड में ये सब चीजें क्लियर रखिए। तो बिजनेस स्टार्ट में यहाँ पे बुक में हमारा सिर्फ एक ट्रांजेक्शन था, और यहाँ पे हमने 3 ट्रांजेक्शन समझ लिया। एक सिंपल ट्रांजेक्शन बिजनेस स्टार्ट करने का, एक होता है जब कई चीजें हम बिजनेस में लगा के स्टार्ट करते हैं, और एक होता है जब लोन लेकर के बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या एंट्री करें। अब हम लोग बात करेंगे परचेज गुड्स की। परचेज गुड्स करते समय भी ध्यान देना होगा, जब भी हम गुड्स खरीदते हैं, हालांकि बहुत सिंपल एंट्री है ये, जब भी कोई भी गुड्स हम परचेज करते हैं, परचेज गुड्स ऑफ ₹14,000 फ्रॉम सुनील। अच्छा, यहाँ पे एंट्री गलत दिया है, गलत किया है, चलिए मैं हम लोग इस पे समझ लेते हैं। अब हम लोग परचेज गुड्स की बात करेंगे। अगर हम गुड्स परचेज करते हैं
तो ध्यान रहे, गुड्स परचेज कैसे हो सकता है, कैश हो सकता है, क्रेडिट हो सकता है उधार, और ऐसा भी होता है कैश कम क्रेडिट। कैश कम क्रेडिट मतलब कुछ पैसा तुरंत दे दिया, कुछ पैसा उधार पे लगा दिया। तो इसमें सबसे पहले तो हम कैश की बात करेंगे। मान लेते हैं रुपीज 10,000 गुड्स परचेज, ठीक है ना। तो अगर हमने 10,000 रुपए का गुड्स परचेज किया है ना, तो 10,000 का कैश परचेज मतलब गुड्स खरीदा है। यहाँ पे ना तो पार्टी का नाम है, तो पार्टी का नाम देखो नहीं मेंशन होगा तो समझ जाना ये कैश ट्रांजेक्शन है, क्योंकि हम सामने वाले का नाम तभी लिखते हैं जब हमें क्या करना होता है, हम उससे उधार लेते हैं तो हमें याद रखना पड़ता है किससे उधार लिया है, तब तो हम पार्टी का नाम लिखते हैं। अगर पार्टी का नाम नहीं दिया है तो हम ये मान के चलेंगे कैश ट्रांजेक्शन है। तो गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सपेंस हुआ ना, तो परचेज अकाउंट क्या होगा, एक्सपेंस क्या है, परचेज अकाउंट, परचेज Debit. अकाउंट इज डेबिट। कितने अमाउंट से, 10,000। और 2 क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट 10,000 से। तो बहुत ही सिंपल सा ट्रांजेक्शन हुआ, बहुत सिंपल सी एंट्री होगी जो हम लोगों ने की। अब सेकेंड नंबर हम लोग समझते हैं क्या, यही सेम एग्जांपल लेते हैं, रुपीज 10,000 गुड्स परचेज फ्रॉम रमा ट्रेडर। ओके, तो रमा ट्रेडर से हम लोग खरीद रहे हैं, ठीक। आगे मैं लिख भी देता हूँ, हालांकि तो क्लियर है, उधार नाम लिखा है इसका मतलब उधार ही खरीदे, लेकिन फिर भी मैं कंफर्मेशन के लिए लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो, कि गुड्स परचेज फ्रॉम रमा ट्रेडर ऑन क्रेडिट। उधार हम लोग खरीद रहे हैं 10,000 का गुड्स, तो चाहे उधार खरीदो चाहे नगद, फाइनली परचेज तो एक्सपेंस है। परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने से, 10,000 से। अब जाहिर सी बात है 2 कैश तो जा नहीं रहा है, तो कैश की जगह पे क्या होगा, पार्टी का नाम हो जाएगा, रमा ट्रेडर्स, है ना, ट्रेडर बस 10,000। अब इसको दो तरीके से आप समझ सकते हो। पहला तो ऐसे समझ सकते हो कि गुड्स जब खरीद रहे हैं एक्सपेंस डेबिट हुआ। दूसरा नंबर, गुड्स देने वाला कौन है, गिवर कौन है, रमा ट्रेडर, इसलिए गिवर को क्रेडिट किए हैं। या तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जो दूसरा वाला कंसेप्ट समझा रहा हूँ उस पर ज्यादा फोकस करना, वही हमेशा दिमाग में रखोगे तो आपके लिए भला है। कि गुड्स हमने खरीदा, उधार खरीदा रमा ट्रेडर से, तो रमा ट्रेडर मेरा क्रेडिटर बन गया। जब हम किसी से उधार लेते हैं ना, तो सामने वाला मेरा क्रेडिटर बन जाता है, इसलिए हम रमा ट्रेडर को क्रेडिट कर रहे हैं। एज पर अगर तुम गोल्डन रूल पढ़ोगे तो गिवर है इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं, लेकिन एज पर प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कंसेप्ट हम लोग समझे तो कोई भी बच्चे से किसी से पूछ ले, उधार खरीदे तो सामने वाला तुम्हारा लेनदार हो गया, सामने वाला तुम्हारा क्रेडिटर बन गया, तो इसीलिए रमा ट्रेडर को हम क्रेडिटर बना रहे हैं। क्यों समीक्षा, ये ज्यादा सही लग रहा है? Yes, sir. ये कंसेप्ट अगर दिमाग में रखो तो बहुत अच्छा है। मैं तो इसी कंसेप्ट की बात करता हूँ। अब मान लो अभी सेम एग्जांपल फिर लेते हैं, 10,000 गुड्स परचेज फ्रॉम रमा ट्रेडर एंड पेड 60% इमीडिएटली। स्पेलिंग बता देना, मेरे को दिक्कत है। सही है जी, ई होगा? Yes, sir. अब सही है? हाँ. तो 10,000 गुड्स हमने परचेज किया फ्रॉम रमा ट्रेडर एंड पेड 60% इमीडिएटली। यानी ये कौन सा एग्जांपल है, आप लोग समझ गए होंगे। ये मैं इसका एग्जांपल बता रहा था, कैश कम क्रेडिट का। तो यहाँ पे चाहे कैश खरीदो, चाहे उधार खरीदो, चाहे कैश कम क्रेडिट करो, फाइनली परचेज अकाउंट तो तब भी क्या होगा, खर्चा ही है, परचेज तो डेबिट ही होगा। कितने से, पूरा 10,000 का गुड्स परचेज कर रहे हैं। अब 2 कैश अकाउंट, कितना हमने कैश दे दिया, 60% यानी 6,000 रुपये हमने कैश दे दिया। बाकी से मेरा क्रेडिटर बन गया रमा ट्रेडर, है ना, कितने से, 4,000 से। फाइनली डेबिट एंड क्रेडिट दोनों तरफ का देखो टोटल इक्वल। अब तुम्हें इस ट्रांजेक्शन में एक और खास बात बताऊंगा तुम लोग को। अभी तक हम लोग जितने ट्रांजेक्शन्स पढ़ते थे
उसमें हम लोग को या तो पर्सनल मिलता था या तो रियल। अब जैसे ये देखो पर्सनल, ये नॉम परचेज अकाउंट है और कैश अकाउंट है, इसमें नॉमिनल है और रियल है। इसमें देखो परचेज है, रमा ट्रेडर है, नॉमिनल है और पर्सनल है। और ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें तीनों अकाउंट है, पर्सनल भी है, रियल भी है, नॉमिनल भी है। रमा ट्रेडर पर्सनल, कैश अकाउंट रियल, परचेज अकाउंट नॉमिनल। तो अगर तुमसे कोई कहता है कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें हमारा तीनों अकाउंट काम कर जाए, तो सर यही है। और भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन आगे जाके मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे परचेज का किया वैसे ही हम लोग को किसका देखना है, सेल्स का करना है। जैसे गुड्स परचेज किया, कैश कम क्रेडिट कम, उसी तरीके से हम लोग बात करेंगे किसकी, सेल्स की। ठीक है ना, अगर हम लोग बात करें किसकी, सेल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, सेल्स गुड। तो गुड्स भी अगर हम बेचते तो कैश भी बिक सकती है, क्रेडिट भी बिक सकती है, कैश कम क्रेडिट भी हो सकती है। बस आज हम लोग इसी को पढ़ के ना ओवर करेंगे और आगे ज्यादा नहीं पढ़ने वाले आज। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज करिए भैया ओके रुपीज सर। 15,000 गुड्स सोल्ड ऑन, सॉरी ऑन क्रेडिट नहीं, बस सिंपल सा सेल सोल्ड, 15,000 गुड्स सोल्ड। तो हमने 15,000 का गुड्स हमने बेचा है, कुछ नहीं दिया, इसका मतलब है कैश ट्रांजेक्शन है। अब आपको बता दो, अगर हम लोग नगद बेच रहे तो फाइनली आएगा क्या, कैश। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, कितने से, 15,000 टू क्या हो जाएगा, सेल्स हमारे लिए इनकम है ना। और आप लोगों ने गोल्डन रूल पढ़ा था, सेल्स इनकम को क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, अब सेम एग्जांपल लेते हैं अगेन, यहाँ से कॉपी किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट, ये सेकेंड एग्जांपल करते हैं। गुड सोल्ड टू रोहन ट्रेडर ऑन क्रेडिट। तो देखिए रोहन ट्रेडर को हम क्रेडिट पे बेच रहे हैं। अब चाहे नगद बेचो चाहे उधार, फाइनली सेल्स तो आपकी इनकम होनी है, सेल्स तो इनकम है, वो क्रेडिट होगी। तो डेबिट क्या होगा, तो रोहन डेबिट होगा। तो रोहन को डेबिट करो कितने से, 15,000 से, टू सेल्स अकाउंट। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब रोहन को डेबिट किए यस हैं, सर। है ना, हम लोग गुड्स सेल कर रहे हैं रोहन को, रोहन रिसीवर है इसलिए डेबिट कर रहे हैं रोहन को, और सेल्स हमारी इनकम है सो क्रेडिट कर रहे हैं। या तो गोल्डन रूल लगाओ, या तो रोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे, जब भी पार्टी का याद नाम आए ना तो यही सब ध्यान दिया करो। अब रोहन को हम उधार बेच रहे हैं तो मेरा कस्टमर है, वो मेरा क्या हो गया, डेटर हो गया, उधार देगा वो हमें पैसा वापस देगा कि नहीं देगा। हम उसको उधार दे रहे हैं तो नहीं, रोहन मेरा डेटर बन गया, कितने से, 15,000 से, इसलिए रोहन को हमने डेबिट किया 15,000 से। ठीक है, बाकी अगर गोल्डन रूल लगाओगे तो जिंदगी भर ये पढ़ोगे कि हाँ रोहन रिसीवर इसलिए हम डेबिट कर रहे हैं। जबकि सही कंसेप्ट, प्रैक्टिकल कंसेप्ट से समझोगे तो ऐसे समझो कि रोहन को हम इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि हम उधार बेचे और वो मेरा डेटर बन गया 15,000 से, वो मुझे 15,000 रुपये देगा, इसलिए हम उसको डेबिट किए। क्लियर समीक्षा। यस सर। अब इसके बाद एक और एग्जांपल लेंगे, आपको पता है कौन सा होगा, कैश कम क्रेडिट का। अब रुपीज 15,000 गुड्स सोल्ड टू रोहन ट्रेडर एंड 40% अमाउंट रिसीव इन कैश। ओके, हमने गुड्स बेचा तो रोहन ट्रेडर को 15,000 का 40% अमाउंट रिसीव हुआ है कैश। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कैश अकाउंट, पहले तो जो आ रहा है उसका वेलकम कर लो वरना चला जाएगा। तो 6,000 यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, और कितने से हम रोहन को डेटर बनाएंगे, रोहन हमारा डेटर बन जाएगा कितने से, 9,000 से वो डेटर बन जाएगा। और सेल्स तो आपको पता है, सेल्स तो हमारी इनकम है, सेल्स अकाउंट।
15,000। समीक्षा, Yes, sir. ओके क्लियर, कहीं कोई दिक्कत? No, sir. तो अभी बेसिकली हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, अभी देखो सीधे मैं जनरल एंट्री स्टार्ट करने से पहले मैं एग्जैक्टली कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन पढ़ा रहा हूँ कि किस किस तरह के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, ये सब भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तब जब हम जनरल एंट्री करेंगे ना, या क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है, क्योंकि हमको पता है सेल्स कितने तरह के होते हैं, परचेज कित करने का कंसेप्ट क्या होता है। फिर हम, ठीक है, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न के बाद और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, जिस लाइक याद होगा आप लोगों ने पढ़ा होगा बैड डेब्ट्स या गुड्स लॉस्ट बाय फायर, अगर और उसका इंश्योरेंस करा के रखते हैं तो क्या एंट्री होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन सब के टाइम पे हम क्या ट्रांजेक्शन करते हैं, ड्राइंग का क्या एंट्रीज होती है, ये सब हम लोग कल स्टडी करेंगे। और जैसे ही हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे देन हम लोग जर्नल पे आ जाएंगे, तब हम जर्नलाइज एंट्री करना सीखेंगे और इस तरह के हमें ट्रांजेक्शन्स मिलेंगे, उनको एंट्री करना सीखेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आज की क्लास में यहाँ तक आपको समझ में Yes, आ sir. गया होगा, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। सो टुडेज क्लास इज ओवर। Thank you, sir. वेलकम।